करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। सपोज करो अब आज सर आपके क्लास में आकर बोलते हैं इस साल हमारे कैंपस से एक ग्रुप नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से जो भी इंटरेस्टेड है अपना बेस्ट आइडिया मुझे पिच करें, ठीक है। एक पेपर में लिख के सबमिट कर दीजिए आज शाम तक। जिसका आइडिया मुझे बेस्ट लगेगा उसे अपनी टीम बनाने का मौका मिलेगा और कॉलेज से मैं 3 लाख की फंडिंग दिलाऊंगा फॉर द व्हाटएवर डेवलपमेंट। अब ना हमारे क्लास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो एक्चुअली इंथुजियास्टिक होते हैं, जिनको आइडियाज आते हैं, जो ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और दूसरे होते हैं ऐसे, भाई तू ले चल ना यार, मेरे को ले चल, बस तू साथ ले चल, बस मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस कॉलेज के पैसे में मुझे घुमाने ले चल। अब ये हमें पता ही होगा कि हमारे क्लास में कौन से बच्चे ये कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। अब सोचो कि आप वो कैटेगरी हो जो एक्चुअली बहुत इंथुजियास्टिक है, ठीक है, आपको आइडियाज आते हैं, आपने ना से बैठ के आइडिया सोचा कि यार कोई आइडिया क्लिक हो जाए। और सोचो अगर यहाँ बैठे बैठे आपको एक आइडिया आ भी जाता है, एज अ ह्यूमन बिहेवियर सबसे पहला काम आप क्या करोगे? क्या करोगे? फ्रेंड्स को बताएंगे, क्योंकि जब तक हमारा दोस्त हमें चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाता, ठीक है, हमें साइंटिस्ट नहीं बुला लेता, हमें किसी महान इंसान का वंशज नहीं बना देता, हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सही बात है। तो अब सोचो आप, ओके, हमारे फ्रेंड के साथ हम जब डिस्कस कर रहे हैं, कोई अपने क्लास में क्रॉस कर रहा है आपको और उसने आइडिया सुन लिया, उसने सोचा यार आइडिया तो सही है, इसको बात करने में मैं आइडिया सबमिट कर देता हूँ। सबमिशन के बाद देख लेंगे, सिलेक्ट होता है तो उसकी बात की प्रॉब्लम है। अब वो आप उसका आइडिया लिख के सबमिट कर देता है, आपका आइडिया खुद के नाम से। अब आपके पास टाइम नहीं था या कहीं और बिजी हो गए तो सबमिट करना रह गया, तो ये मतलब ठीक है यार अगली अपॉर्चुनिटी में देख लेंगे। अब फैकल्टी क्लास में आती है और इन द लास्ट लेक्चर बोलती है कि इस बार हमारे पास कुछ आइडियाज पिच हुए हैं, क्योंकि अर्जेंसी है, वी आर गोइंग टू फास्ट ट्रैक दिस प्रोसीजर, और एक आइडिया मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा है। और फैकल्टी आपका आइडिया रीड करने लगती है। आपको लगता है यार फैकल्टी अंतर्यामी है क्या? मैंने सोचा और सर को लगा ये आइडिया सही है, क्योंकि अभी तक आपने सबमिट तो किया नहीं है। और क्लास के किसी और बच्चे को होता है तो बोलते हैं दिस इज द स्टूडेंट हु विल बी लीडिंग द टीम। और फिर वो आपके पास आता है, बोलता है कि यार वो सर ने मुझे बोला कि मेरे को टीम बनानी है, तो तू मुझे बहुत स्मार्ट लगता है, तू मेरी टीम में ज्वाइन हो जा। आइडिया आपका, और वो बोलता है उसकी टीम में ज्वाइन हो जा। आपके इमोशंस क्या होते हैं उस टाइम पे? सी क्लासरूम में ना अपने बेस्ट फ्रेंड की सेटिंग भी हो जाए ना अपन से पहले तो भी बुरा लगता है। यहाँ पे एक गैर इंसान आके बोलता है मेरा आइडिया, तू मेरी टीम में ज्वाइन हो जा। सी ऐसी चीजें कैंपस में कई बार होगी आपके साथ, ठीक है। आपका आइडिया आपका बेस्ट फ्रेंड अपना बना के शाइन करता है, आपके आपकी शायरियां किसी और को सुना रहा होता है, ये चीजें होती रहती है। पर जब तक ये कैंपस लेवल पे काफी चीजें फॉरगिव एंड फॉरगेट होता है, बट आप अभी वेरी सून इंडस्ट्री एंटर करोगे जहाँ पे हर एक चीज कमर्शियल एस्पेक्ट पे बात की जाएगी। आपका हर एक आइडिया, आपका हर एक फॉर्मुलेशन, आप हर एक चीज जो सोचते हो, हर एक की एक पैसे के साथ वैल्यू हो। उस टाइम पे अगर आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है तो आप तकलीफ में आ जाओगे, और वो आपके आइडियाज को सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकता है IPR। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है: कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड डिजाइन। ये अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। आज हम ये समझेंगे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन किन किन चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है। एज एन इंडिविजुअल मैं कैसे इसका बेनिफिट उठा सकती हूँ, मैं क्या क्या फाइल कर सकती हूँ, हर एक चीज डिटेल में सीखेंगे। आप में से किसी को कोई भी टॉपिक में डाउट आता है, कोई भी मिथ सुना है, तो आप हमसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ, कॉपीराइट बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। वो आर्टिस्टिक वर्क और लिटरेचर वर्क को प्रोटेक्ट करता है। हम में से कई लोग अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करते होंगे, शायरियाँ लिखना, बुक्स लिखना, पोएट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डांसिंग। हर एक आर्टिस्टिक चीज कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट होती है। सी हमारे लिए जो चीज टाइम पास होती है, दुनिया की एक मास पॉपुलेशन है जो कॉपीराइट से अर्न करती है।
द बेस्ट एग्जाम्पल इज आर मीडिया, राइट? हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है, हमारी बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, आप जो भी ले लो, वो सभी कॉपीराइट से अर्न करती है। एवरी स्टोरी, स्क्रिप्ट, म्यूजिक, वीडियोस, जो भी आप देखते हो, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं लोगों के साथ कॉपीराइट डिस्कस करती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि मैडम अगर मैंने एक फोटोग्राफ क्लिक किया या मैंने कुछ ब्लॉग लिखा, उसका मैं कॉपीराइट फाइल क्यों करूँ? इतना बड़ा सोशल मीडिया मार्केट है आजकल, तो कुछ भी अपलोड करो लोग तो देखते ही हैं, मेरे तो हजारों में फॉलोअर्स हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आता है? मैंने कहा कि आपको आईपीआर एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। अब अगर आपके पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं है तब उसका प्रॉब्लम समझो। सपोज करो आपने ये सेशन के बाद मुझे फ्रेंड कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और आप और मैं कॉमन फ्रेंड लिस्ट में हैं। अब ऐसा होता है कि आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ अपलोड किया, ठीक है, इट्स मे बी अ ड्राइंग या फिर कोई ब्लॉग अपलोड किया एंड इट हैड फैंटास्टिक इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा ब्लॉग है या इतना अच्छा इमेज है, उसे मैं डाउनलोड करके मेरी एक कम्युनिटी में मैं अपलोड करती हूँ जिसमें आप लोग नहीं है। इट्स अ वेरी प्राइवेट कम्युनिटी जहाँ पे रिसर्चर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, पब्लिकेशन हाउस हैं, मैगजीन होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, एडिटर्स हैं। तो वहाँ पे मैंने अपलोड किया और वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी अ कॉल एंड ही इज लाइक, मुझे जो अभी करंटली जो तूने इमेज अपलोड किया है इट लुक्स वेरी गुड, डू यू माइंड मी यूजिंग इट इनटू वन ऑफ माई मैगजीन? लाइक नो इश्यूज। सी मेरे ना महीने में लाख कॉपीज जाती हैं, आई विल पे यू 1 रुपीज पर कॉपी। इसका मतलब मुझे 1 लाख पर मंथ पे करने की बात कर रहा है। मैंने क्या ओके, मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक ऐसा इमेज जो मैंने क्रिएट किया ही नहीं, उसके लिए मुझे कोई फेम भी दे रहा है क्योंकि मेरा नाम नीचे आएगा, प्लस वो मुझे पैसे दे रहा है, हमने क्या ओके। तो मैंने एज ओनर ऑफ द वर्क उस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया और मैंने सबमिट कर दिया। अब फ्यू डेज डाउन द लेन आपके हाथ में वो मैगजीन आती है और वो फोटोग्राफ आप देखते हो और आपको लगता है यार ये फोटोग्राफ तो मैंने मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड किया था, नीचे पूजा मेनन का नाम है, अच्छा इनको तो मैं जानता हूँ, एंड यू ट्राई टू रीच मी थ्रू योर सोशल मीडिया हैंडल। आप मुझे मैसेज डालते हो कि हाय पूजा मैम, वी मेट इन रूमडा कैंपस। सो बेसिकली एक इमेज मैंने अपलोड किया था मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, शायद तो पब्लिकेशन हाउस को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उन्होंने आपके नाम से मेरा फोटोग्राफ पब्लिश कर दिया है, विल यू हेल्प मी टू रेक्टिफाई इट? आपको क्या लगता है मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा? ब्लॉक कर देंगे। एग्जैक्टली, इग्नोर। तू कौन? मुझे जो पैसे मिल रहे हैं मैं तुझे खैरात में क्यों बांटू? सिंपल। अब सोचो मैंने आपको 2-3 बार इग्नोर किया और आपके पास कोई राइट्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? अब ये सिनेरियो को थोड़ा बदलती हूँ, मैंने आपके मैसेज को इग्नोर किया बट आपके पास उसी वर्क पे कॉपीराइट है। अब आप मुझे अप्रोच करे बगैर आप सीधा वो पब्लिकेशन हाउस को मेल करोगे कि सर आपके ये नंबर की सीरीज की जो मैगजीन पब्लिश हुई है उसमें जो इमेज है इट हैज बीन क्रिएटेड बाय मी। नाउ आपने मेरे परमिशन के बगैर यूज किया है, नाउ यू विल बी लायबल टू पे मी 15 lakhs एज कंपनसेशन। आपको क्या लगता है पब्लिकेशन हाउस किसका गला पकड़ेगी? जिस चीज के लिए मुझे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मिलने वाले थे, नाउ आई बी लायबल टू पे यू 15 lakhs एज कंपनसेशन, क्योंकि आपके पास उसी चीज के कॉपीराइट्स हैं। सी अगर आपका घर 15 साल बंद रहे ना तो भी मैं जाके खोल कर नहीं बोल सकती यार घर तो बंद था मैं रहूंगी, आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के पास आपके उस प्रॉपर्टी पे आपके राइट्स हैं। सिमिलरली कॉपीराइट एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, आई कैन नॉट ट्रेसपास एंड यूज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन। ये पावर आपको कॉपीराइट देता है। आप कितने सारे पेपर पब्लिकेशंस करते हो, राइट? कभी आपने देखा है कि जब पब्लिकेशन हाउस आपको लेटर देती है आप उसमें साइन करके फॉरवर्ड कर देते हो, उस लेटर में एक क्लॉज होता है, उसमें लिखा होता है कि द कंटेंट एज यू आर सबमिटिंग एज द ऑथर इज नाउ ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिकेशन हाउस। नाउ वी हैव द राइट्स टू मॉडिफाई, एनहांस एंड यूज इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब यह है कि पब्लिकेशन हाउस ने आपको ऑथर बना दिया और खुद को ओनर बना दिया। अब वो खुद के नाम से कॉपीराइट फाइल करेंगे। कल को आपको अगर खुद के नाम से किताब प्रिंट करनी है, यू वांट टू प्रिंट अ बुक एंड यू वांट टू यूज द सेम कंटेंट, यू विल हैव टू गेट द परमिशन ऑफ द पब्लिकेशन हाउस। खुद के घर के ब्रोकर को खुद का घर बेच दिया फ्री में, ऐसी हालत हो गई। सो नेवर गिव एनी ऑफ योर प्रॉपर्टी विदाउट फाइलिंग अ कॉपीराइट। इट गिव्स यू द राइट एंड ओनरशिप ऑन योर ओन प्रॉपर्टी।
ये पावर आपको कॉपीराइट देता है। तो कॉपीराइट समझ में आ रहा है? ओके, जैसे सेशन के शुरुआत में हमने बोला था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे लाइफ में कॉपीराइट कैसे अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, समझते हैं। लोग हमारी क्रिएटिविटी या हमारे राइट्स का मिसयूज कैसे कर जाते हैं, एक एग्जांपल से समझना, ठीक है। दुर्जय दत्ता किसी को पता है यहाँ पे? ओके, एक नॉवल राइटर है, लव स्टोरी लिखता है। जैसे आप लोग बैठे हो, लग नहीं रहा कि पता होगा। एनीवे, अब दुर्जय दत्ता ने एक ऑफर बोल सकते हैं, कंपटीशन बोलते हैं, निकाली। देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी क्रिएटिविटी का मिसयूज हो रहा है। उस बंदे ने एक कंपटीशन निकाली। उसने बोला जो भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना, वो अपनी अपनी लव स्टोरी उसको लिखकर भेजो। अब हम सबके दिमाग में एक वो कीड़ा होता है कि सबको पता चलना चाहिए कैसे कटा, राइट? सो उसके पास बहुत सारी अच्छी स्टोरी गई, बहुत सारी स्टोरीज गई। उसमें से उसने टॉप 300 स्टोरीज को लिस्ट डाउन किया और उनके नाम उसकी वेबसाइट में पब्लिश किए। उसमें से टॉप 10 स्टोरीज को अपनी नेक्स्ट बुक में प्रिंट भी किया। लेकिन बाकी के 290 स्टोरीज का क्या? वो 290 स्टोरीज में से और 90 बुक छापेगा और पैसे कमाएगा। आपके लिए क्या था? एक स्टोरी राइटिंग थी, पर वो बंदे के लिए वो उसकी रोजी रोटी थी। वो और 90 बुक छापेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास 290 टाइप के अलग अलग प्लॉट गए। आपने तो ऐसे ही कंपटीशन में पार्ट लिया था, पर वो बंदा उसमें से अर्न करेगा। याद रखना, आप जिसको टाइम पास बोलते हो, उस पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हैं। वो लोग उसका मिसयूज ना कर जाए, उसके लिए भी राइट्स होने जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ने ट्वीट की कि मैं कुमार विश्वास जो पोएट्री रीडर है, राइटर है, उन पे 25 रुपीज का केस करता हूं। अब बच्चन को 25 रुपीज में क्या मिलेगा? नहीं, उसने पैसों के लिए नहीं बोला था। उसने ये बोला कि कुमार विश्वास ने जो बोला था ना, वो हरिवंश राय बच्चन, मतलब उनके पापा की पोएट्री थी और वो उनके परमिशन के बिना बोली गई थी। लोगों को पता होना चाहिए। सी, आपको ये लगता होगा कि ओके, मुझे फोटोग्राफी का शौक है, मैं ऐसे ही फोटोग्राफी करता हूं, मैं उसमें राइट्स क्यों लूं? आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी का वॉलपेपर याद है? वो ग्रीन लैंडस्केप वाला। हाय, ओके। वो एक फोटोग्राफर था, ऐसे ही जा रहा था, उसको एक सिनारियो अच्छा लगा, उसने ऐसे ही फोटोग्राफ लिया। उसने माइक्रोसॉफ्ट ने कंपटीशन निकाली थी अपने नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में फोटोग्राफी सिलेक्ट करने के लिए, ऑफिशियल थी। उस बंदे ने कॉपीराइट लेकर वहां पे वो फोटोग्राफ सबमिट किया एंड लकीली उसका फोटोग्राफ सिलेक्ट हुआ एक्सपी के वॉलपेपर के अंदर। एक्सपी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने उस टाइम पे डील की थी कि हर एक लाइसेंस्ड कॉपी पे तुझे $0.002 रुपीस अराउंड कुछ मिलेंगे, डॉलर उसको मिलेंगे, सॉरी डॉलर। यार पता है, वो एक्सपी जब एक्सपायर हुआ, मतलब डिसकंटिन्यू हुआ, तब तक उस बंदे के पास $27 मिलियन की रॉयल्टी इकट्ठा थी। टाइम पास में ही फोटो लिया था। माइकल जैक्सन मरने के बाद भी अपनी फैमिली को नियर अबाउट इन बिटवीन 60 to 70 मिलियन अर्न करके दे रहा है, मरने के बाद भी। इंश्योरेंस अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। वो जब जिंदा था, जब उसने जो क्रिएटिविटी की थी, उस पे जो अपने राइट्स लिए थे, उसकी रॉयल्टी आज भी उसकी फैमिली को मिल रही है। क्योंकि कॉपीराइट्स के राइट्स आप जब तक जिंदा हो तब तक तो है ही, आपके मरने के 60 साल तक उसके राइट्स आपके पास रहेंगे। दोस्त, किसी को डेट पे लेकर जाओ उससे भी कम पैसों में, और इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ उससे भी कम टाइम में आप कॉपीराइट ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप कंपटीशन में पार्ट ना लो,
पर कंपटीशन में पार्ट लेने से पहले अगर मेरे 15 मिनट के इन्वेस्टमेंट से मेरी जो भी क्रिएटिविटी है वो सिक्योर हो सकती है, तो वो क्यों ना कराऊं मैं। सभी चीजों की बात नहीं कर, आपको जो यूनिक लगता है, आपको जो क्रिएटिव लगता है वही कराओ, कोई बात नहीं, बट कराओ। आप आपकी क्रिएटिविटी को जो फ्री में दे रहे हो ना, लोग उसका मिसयूज करते हैं। और हमारे इंडिया में ये, हम आगे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में भी देखेंगे, ये हमारे इंडिया में सालों से ऐसा होता रहा है कि मेरा हो गया ना, जाने दो, अभी जिसको जो करना है वो करे। पर बात उतनी नहीं है यार, बात है रियल आइडेंटिटी, रियल फेम की। अगर आप किसी को सही में गिफ्ट देना चाहते हो तो ये एक अलग प्रॉपर्टी है जो आप दे सकते हो। लव लेटर देना है, कॉपीराइट करा के दो, वो नहीं मिले तो राइट्स तो मिलेगी। सी क्रिएटिविटी कभी छोटी बड़ी या किसी के बोलने से छोटी या बड़ी नहीं हो जाती, राइट। एक गवर्नमेंट बॉडी है जो आइडेंटिफाई करेगी और उसको राइट्स देगी, तो आपकी हर एक क्रिएटिविटी कॉपीराइट के अंडर में प्रोटेक्ट होती है। कैसे पहचानते हो? नॉट जस्ट उसके लोगो से, उसके नाम से भी, राइट। आप उसके नाम से, लोगो से, सिंबल से, टैगलाइन से, जिंगल से, ये हर एक चीज एक प्रोडक्ट को आइडेंटिटी देती है और वो आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क के थ्रू होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज करो मैं रास्ते से ड्राइव करके जा रही हूँ, मुझे कैपिटल में येलो एम दिखाई दे, तो कौन सी ब्रांड है? मैक्डो। भूख लग रही है ऐसा लगता है, 2 बार आया उसमें। ओके, मैंने प्लेन ब्लैक टी शर्ट पहनी, उसमें एक छोटा सा टिक मार्क है, कौन सी ब्रांड है? आपने एक ब्रांड को उसके सिर्फ सिंबल से पहचान लिया, राइट। अब कुछ कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अपने टैगलाइंस, जिंगल्स क्रिएट करती हैं, जो भले वो ब्रांड का नाम ले ना ले तो भी हमें हमारे ब्रेन में एकदम से वो छप जाता है। अब बताओ ये कौन सी कंपनी का टैगलाइन है? क्योंकि डर के आगे जीत है। ओके, अब बताओ ये कौन सी कंपनी बोलती है? क्या चल रहा है? ये बताओ कौन सी कंपनी का जिंगल है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। घड़ी। लड़कों को पता है कि घड़ी है, लड़कियां बोलती है निर्मा। पे निर्मा तो बहुत सादा ऐड है, वॉशिंग पाउडर ठीक है। सो आपने एक कंपनी के ऐड को, टैगलाइंस को, जिंगल्स को उसके सिंबल से पहचान लिया, राइट। हर एक आइडेंटिटी को ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। इसीलिए आपने कई बार लोगोस के ऊपर, फार्मास्यूटिकल कंपनी इज एवरीथिंग अबाउट ट्रेडमार्क, सबसे ज्यादा ट्रेडमार्क फाइलिंग कोई करता है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, राइट। एवरी ब्रांड दैट यू सी, आपने उसके ऊपर TM या R का सिंबल देखा होगा, दैट मीन्स वो ब्रांड ट्रेडमार्क के अंडर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें ट्रेडमार्क होती हैं, जैसे कि साउंड, वॉइस, स्मेल, 3 डायमेंशनल डिजाइन। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो। सपोज करो आप मार्केट में परफ्यूम बाय करने जाते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ वो परफ्यूम का ब्रांड चेक नहीं करोगे, आप स्मेल टेस्ट लोगे, राइट। अगर मैं 500, 1000, 2000 का परफ्यूम ले रही हूँ तो मुझे ब्रांड से क्या लेना देना, हाउ गुड विल आई स्मेल, वो इंपॉर्टेंट है। हर परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब भी एक नया स्मेल मार्केट में लॉन्च करती है, वो स्मेल में ट्रेडमार्क ले लेती है, सो नो अदर ब्रांड कैन लॉन्च द सेम स्मेल। अब हम वॉइस की बात करें या डायलॉग्स की बात करें, ये बेसिकली सेलिब्रिटी रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो अपने डायलॉग्स की वजह से, अपनी आवाज़ की वजह से फेमस हो जाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेस को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है। आप उनकी आवाज़ की मिमिक्री करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी आवाज़ आप एडवर्टाइजमेंट्स में कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट्स को देता है, जैसे कि वैक्सीनेशन, इंडियन टूरिज्म, बैंकिंग सेक्टर्स को प्रोवाइड करता है। आप उनकी आवाज़ को यूज़ करके गुटखा, पान, तंबाकू नहीं बेच सकते, कितनी भी बड़ी ब्रांड हो, विदाउट हिज परमिशन, ठीक है। तो उनकी आवाज़ ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने खुद के नाम का ट्रेडमार्क करा रखा है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, SRK शाहरुख खान का वो भी ट्रेडमार्क है, नरेंद्र मोदी जी का नमो ट्रेडमार्क है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं मेरा नाम ट्रेडमार्क करा सकती हूँ? पूजा मैंने एक्सेप्ट करा, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं फेमस नहीं हूँ, राइट। आधे घंटे पहले तक आपने मुझे देखा भी नहीं होगा,
बट ये सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनके खुद के नाम की एक वैल्यूएशन है, वो खुद में एक ब्रांड है, इसलिए वो खुद का नाम ट्रेडमार्क करा सकते हैं। बट एज एन इंडिविजुअल मैं क्या क्या चीजें ट्रेडमार्क करा सकती हूँ, मुझे वो जानना भी जरूरी है, तो भी एक बार देख लो। सबसे पहले ये सब करना बंद करो, ठीक है ना? ये सबसे ज्यादा आपकी इंडस्ट्री में दिखता है। यस, फार्मास्यूटिकल, आप जैसे ही फील्ड में जाओगे, हमारे एक्चुअली अच्छे खासे क्लाइंट फार्मेसी मतलब फार्मेसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। हर एक नाम के लिए मतलब उसमें जो मेन उनके इंग्रेडिएंट होंगे उसको लेकर ही उनको नाम चाहिए होगा। ऑलरेडी उस नाम से बहुत सारी ब्रांड ऑलरेडी होगी, वो बोलेंगे कि पैरासीटामोल प्लस 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 कर दो, एक और प्लस लगा दो ना। नहीं, ऐसे नहीं चलता है, राइट? ट्रेडमार्क, देखो, हम मार्केट में एक चीज हमको समझनी होगी कि हम मार्केट में सिर्फ पैसे नहीं कमाते, पैसों के साथ नाम भी कमाते हैं, राइट? और वो नाम को प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क देता है। सर, हमको पता नहीं होगा कि बाहर पान का गल्ला है, वहां पे पान कौन बनाता है, पर वो पान के गल्ले का नाम मुझे पता होगा, राइट? भले वो उसका टर्नओवर 10,000 रुपए का ही है महीने का, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 10,000 हो या 10,000 करोड़ हो। अगर आप मार्केट में हो, अगर आपका कोई आइडेंटिटी, आपका नाम कोई भी वैसे फेमस है, तो आप उस पे अपना ट्रेडमार्क, अपने उस नाम पे आपका ट्रेडमार्क ले सकते हो, ठीक है? और आपको लगता होगा कि नहीं, ये फिर भी कैसे मेरे साथ लिंक्ड है। समझना, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जाने दीजिए, हम यहाँ पे समोसा का नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सपोज करो कि 20 साल से यहाँ पे भिलाई में, रायपुर में, भिलाई में XYZ समोसे वाला है, बहुत फेमस है। मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ ना, सुनो ना, भावनाओं को समझो। Anyway, XYZ समोसे वाला है, 20 साल से बिजनेस कर रहा है, रायपुर से भी या फिर आजू बाजू से हर जगह से वहां पे लोग समोसा खाने के लिए आते हैं, ठीक है? अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैं रायपुर से बिलोंग करता हूँ, किसी ने बोला यार ये भिलाई वाला है ना, बहुत पैसे कमाते हैं, XYZ समोसे वाला करके, तू यहाँ पे XYZ चालू कर दे। अब जो रायपुर से मेरे यहाँ पे समोसे खाने के लिए आ रहा था, भिलाई में आ रहा था, उसने देखा XYZ समोसे वाला बहुत पैसे कमा रहा था, उसने अपनी ब्रांच शुरू की होगी। अब आप यहाँ पे, मेरे यहाँ पे समोसे खाने आओगे, मैं एक नया पर्सन हूँ, मुझे पता नहीं टेस्ट क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। अगर वो समोसा खाकर आपका पेट बिगड़ा ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले थॉट आएगा XYZ ने क्वालिटी बिगाड़ी। अब वो XYZ समोसे वाले को मुझे रोकना है तो ट्रेडमार्क चाहिए, सिंपल सी बात है, राइट? हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, ऐसा लिखने से काम नहीं होगा। एक गवर्नमेंट बॉडी है जो बोलेगी कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट, तो वो नाम को प्रोटेक्ट कराने के लिए ट्रेडमार्क जरूरी है। सर, मैं आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल दे सकता हूं जो कंपनी बच पाई सिर्फ ट्रेडमार्क की वजह से। किंगफिशर ट्रेडमार्क, उसके किंगफिशर के ट्रेडमार्क के ऊपर उन्होंने कितने करोड़ की लोन ली हुई आप सबको पता है। नोकिया बंद होने आने वाली थी, नोकिया के फिजिकल एसेट अलग से बिके, नोकिया एज अ ब्रांड अलग से उन्होंने सेल आउट की। एक पूरी कंपनी को बचा सकता है ट्रेडमार्क, क्यों? क्योंकि फिजिकल एसेट से ज्यादा इंटेलेक्चुअल उस ब्रांड ने जो वैल्यू गेन की है। आज भी नोकिया 3310 मेरे दिमाग में आएगा, नोकिया जब भी मेरे दिमाग में आएगा, मेरे दिमाग में वो क्वालिटी मेरे दिमाग में आएगी जो पहले फीचर्स फोन में आती थी। वो उसने गेन किया है, वो उसने कमाया है, और ऐसी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ट्रेडमार्क, राइट? सो अगर कोई भी बिजनेस आप फ्यूचर में भी सोच रहे हो, कोई नाम, कोई ब्रांड आप फ्यूचर में भी सोच रहे हो, अभी से आप उस ब्रांड पे, ऐसी ब्रांड पे आपके राइट्स ले सकते हो थ्रू ट्रेडमार्क। समझ आ रहा है? ओके? अब फार्मेसी से आप सभी लोग हो,
आपको टीएम एंड आर का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूजन टीएम एंड आर देखकर या दिखाकर करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, टीएम क्या होता है एंड आर क्या होता है? कोई ब्रांड के ऊपर टीएम लिखा है वो अच्छा या आर लिखा है वो अच्छा? देखा? अभी सुनो, टीएम मतलब टेम्पररी मार्क, इट्स नॉट ट्रेडमार्क। ओके, समझो कि सर आपने कोई मेडिसिन स्टार्ट की पैरा प्लस, ठीक है, तो जैसे आप गवर्नमेंट में सबमिट करोगे ना, गवर्नमेंट आपको इंस्टेंट परमिशन दे देगी कि आप टीएम लिखकर बिजनेस करो। उसके बाद गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में लेगी, देखेगी कि भाई ये पैरा प्लस ओरिजिनल ब्रांड है कि नहीं, और उसके बाद उसको परमिशन देगी और फिर आप आर लिखवा सकते हो। हमारे यहाँ पे मैंने मतलब पर्टिकुलर गुजरात में भी मेडिकल में देखा है, सर देखो ओरिजिनल ब्रांड है टीएम, ओरिजिनल ब्रांड है टीएम लिखा हुआ है। नहीं, टीएम तो मैं गूगल भी अप्लाई करके लिख सकता हूँ, आर जरूरी है। नॉर्मल में समझे तो एंगेजमेंट होती है, आप लेकर घूम सकते हो, बोल सकते हो कि भाई फिक्स होने वाला है, पर आर होगा मैरिज के बाद। ओके ओके, समझ आ रहा है यार? तो देखो हमने दो चीजें क्लियर की, एक कॉपीराइट, कॉपीराइट आपकी क्रिएटिविटी को सिक्योर करता है, उसके बाद आपकी फेम को, आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क होता है।